नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज होगी। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप और मनीष यादव के दावों पर आज सुनवाई होगी। वादी पक्ष ने कोर्ट से ईदगाह के सर्वे की मांग रखी। ईदगाह के निर्माण को अवैध बताया है। मुस्लिम पक्ष ने दावे की पोषणीयता पर भी सवाल उठाए हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पहले सुनवाई की मांग रखी गई और सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गगन पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, क्या कुछ आज दलीलें पेश की जा सकती है? जी देखिए, बताते हैं आपको कि आज जो है 2 अलग अलग वादों पे जो है सुनवाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवादित स्थल की 13.37 एकड़ की जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो प्रॉपर्टी है 13.37 एकड़ की, उसमें कुछ हिस्से में ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए जो है बात दाखिल किए गए हैं। लगातार हिंदू पक्ष, हिंदूवादी नेता और हिंदूवादी पक्ष जो है अपनी दलीलें रख रहा है और मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 को लेकर आज बहस करेगा और हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें देगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में जो है सुनवाई होनी है। वादी पक्ष मनीष यादव के बात पर और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के बात पर। आपको बता दें, जो मनीष यादव हैं, मनीष यादव ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में एक बात दाखिल किया था न्यायालय ने। उसी को लेकर आज सुनवाई है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के बात पर भी आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। जी गगन, क्योंकि ईदगाह के निर्माण को अवैध बताया गया है और ऐसे में वादी पक्ष ने कोर्ट से ईदगाह के सर्वे की मांग रखी थी, क्या कुछ आज सुनवाई में देखा जा सकता है? क्या कुछ आज निकल कर आ सकता है इस सुनवाई से? जी लगातार देखिए, एक और बात था जिसमें एक और बात था विष्णु गुप्ता ने जो बात दाखिल किया था उसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय ने एक सर्वे की मांग को लेकर एक आदेश दिया था। उसको लेकर जो है मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज करी थी कि हमें बिना बताए न्यायालय ने आदेश दे दिया। उसको स्थगित कर दिया गया था, उसको न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया है। वो अभी अगली सुनवाई तो उसका आदेश किया जाएगा। लेकिन लगातार सभी जितने भी बात अभी तक न्यायालय में दाखिल है वो ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईदगाह मस्जिद में आज भी पुराने तथ्य मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि यह जमीन जो है भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति ही है और भगवान श्री कृष्ण का असली गर्भगृह ईदगाह मस्जिद के नीचे है, जिसे औरंगजेब ने तोड़वाकर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसी के चलते लगातार जो अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह हैं और मनीष यादव हैं और भी तमाम वादी पक्षों ने ये मांग करी है न्यायालय से कि वहां पे उनका अमीन सर्वे कराया जाए और आर्टियोलॉजिकल एक सर्वे कराया जाए, जिससे कि जो स्थिति वहां की है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। जी क्योंकि गगन, मुस्लिम पक्ष के भी कई दावे हैं और ऐसे में इस मामले पर क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार सर्वे की मांग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष की क्या कुछ दलीलें हैं? मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है? देखिए, बता दें आपको कि मुस्लिम पक्ष लगातार 7 रूल 11 की दलीलें न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। 7 रूल 11 का मतलब है कि यह बात सुनने योग्य नहीं है, जबकि लगातार जो हिंदूवादी पक्ष हैं और तमाम तकरीबन अब तक 10 से 12 बात जो है न्यायालय में दाखिल हो चुके हैं। 10 से 12 बातों पर लगातार सुनवाई चल रही है। और आपको बताते हैं कि एडीजे तृतीय ने यह आदेश भी किया था कि वहां सर्वे कराया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि हमें बिना बताए न्यायालय ने यह आदेश दिया है, इसलिए आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। लगातार जो है तमाम नेता वहां के सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। हिंदूवादी वादी पक्ष वहां सर्वे कराने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष लगातार उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। जी गगन, क्योंकि अधिवक्ताओं की भी कई इस पर प्रतिक्रियाएं हैं, दोनों ही पक्षों की अगर हम बात करें, दोनों ही अधिवक्ता अपने अपने पक्ष को लेकर प्रखर रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने अभी तक बातें पेश की हैं? जी देखिए, अगर बात करें अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह जो वादी हैं के, उन्होंने अभी तक जो इसमें जो असाइनमेंट है, जो नगर निगम में जो दर्ज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके हैं। और लगातार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि जो ईदगाह मस्जिद बनी हुई है वह ईदगाह मस्जिद औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह तोड़कर वहां बनाया गया था। आज भी जो ईदगाह मस्जिद की जो दीवारें हैं और उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह यही है। उसी को लेकर जो लगातार ये बात दाखिल हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवक्ता हरिशंकर सेन ने भी एक सबसे पहले बात दाखिल किया था, उसमें मथुरा से
लिमिटेशन खत्म करते हुए लिमिटेशन खत्म कर दी गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने लखनऊ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट से इस स्टे ले लिया था। अभी वहां भी सुनवाई चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गगन। अगली खबर लखनऊ से, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां अब तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी लखनऊ आए। 12 फरवरी को राष्ट्रपति का लखनऊ में आगमन होगा। लोक भवन में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक राष्ट्रपति रहेंगी, महामहिम रहेंगी मौजूद, और ऐसे में 8 से 10 बजे तक, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो समय होगा जब राजभवन में डिनर का कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद शामिल होंगी। 2 घंटे लखनऊ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। 10 फरवरी की सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। और ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार अब तैयारियां तेज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपाई हमारे साथ लाइव जुड़ गए। एसके, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिए एक नए आयाम के तौर पर आया है, और बात करें तैयारियों की तो अब इस वक्त तैयारियां तेज कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम वहां पहुंच रही है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई थी, और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अपने अंतिम दौर में है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। मतलब सीधे तौर पर हजारों लोगों के रुकने के लिए कॉटेज बनाए गए हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाए गए हैं। लखनऊ के बड़े जो होटल्स हैं, जहां पर विदेशी जो मेहमान आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। पुलिस के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर भी सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। जो लखनऊ मंडल के आईएएस अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। स्पष्ट तौर पर सारी चीजें बिल्कुल बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। हालांकि 10 तारीख को जब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन समारोह होगा, उस दौरान पीएम मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट राज्य और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होंगे। साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह महत्वाकांक्षी आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसको लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। यही एक वजह है कि चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी इस आयोजन में शामिल होंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत को एक नई पहचान इन्वेस्टर समिट के जरिए मिलेगी। और इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें तो कई पटलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही है कि यूपी में जिस तरह से पहले इन्वेस्टर्स आने से कतराते थे, अब वो ही बढ़ चढ़कर यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2022 तक अपने पहले कार्यकाल में काम किया, उसका फायदा अब दूसरे कार्यकाल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी थी कि निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने से डरता था। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बेहतर काम किया है, अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, यही एक वजह है कि अब धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जा रही हैं। दूसरी बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। आने वाले समय में देश में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे वो भी उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े मात्रा में जनशक्ति है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी इस आयोजन के जरिए एक कोशिश कर रहे हैं कि विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर उभरे, और खास तौर पर वो कंपनियां जो कि विश्व के दूसरे देशों से, जिसमें खास तौर पर चाइना शामिल है, वहां से अपने उद्योग को समेट रही हैं, वो अपना अगला डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश को बनाएं। यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जो भी नेता हैं, जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के रोजगार के लिए बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और ये आयोजन उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि 12 तारीख को जिस दिन इसका समापन होगा, उस दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति भी होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति का भी दौरा है उस दौरान, जहां वो इस कार्यक्रम स्थल पर जाएंगी। उसके अलावा लोक भवन में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक भी करेंगी,
और उसके बाद राजभवन में उनका रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा आयोजन करने जा रही है और अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी इन्वेस्टर समिट या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुए हैं उनसे बड़ा लक्ष्य इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखा गया था। जो 10 लाख करोड़ था, बाद में उसको बढ़ाकर 17 लाख करोड़ किया गया और उम्मीद की जा रही है कि उससे कहीं ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा, क्योंकि 17 लाख करोड़ के करीब में जो प्रस्ताव हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। तो निश्चित है कि कोशिश यही है कि इन प्रस्तावों के एमओयू साइन हो और साथ ही साथ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश हो। तो इन बहुत सारी संभावनाओं के बीच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और उस देश की राष्ट्रपति का दौरा निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अहम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इसके। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण कल होगा। शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट तक बनेगा फ्लाईओवर। आपको बता दें कि नगराम रेलवे ऊपरगामी सेतु का भी कार्यक्रम लोकार्पण का रखा गया है। कल लोकार्पण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी शामिल होंगे। 9 फरवरी को 4:30 बजे शाम के समय अमर शहीद पथ पर कार्यक्रम रखा गया है और एलिवेटेड फ्लाईओवर का कल लोकार्पण किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों। ये बड़े आयाम के तौर पर और बड़ी सौगात के तौर पर यूपी वासियों के लिए, खासतौर पर लखनऊ वासियों के लिए फ्लाईओवर शहीद पथ से लेकर एयरपोर्ट तक बनाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एसके, एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण कल होगा और ऐसे में शहीद पथ से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट तक ये फ्लाईओवर बनाया गया है। कितनी बड़ी सौगात ये यूपी वासियों के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, खास तौर पर राजधानी लखनऊ में। शहीद पथ वो जगह है जो कि राजधानी लखनऊ के आउटर को जो अंदर की इनर रोड्स हैं उनसे जोड़ती है, जिसको लेकर चूंकि एयरपोर्ट से बहुत सारा ट्रैफिक लगातार आता है, जिसको लेकर ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है जो कि एयरपोर्ट को सीधे शहीद पथ से जोड़ेगा, जिसमें कोशिश ये होगी कि ट्रैफिक कहीं पर भी जाम ना हो और इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के जरिए जो एयरपोर्ट से आने वाला ट्रैफिक है उसको सीधे लखनऊ के उन जगहों पर पहुंचाया जाए जहां पर जरूरत है। उसके लिए शहीद पथ का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं जो कि इस दौरान होने वाले हैं और इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि वो लखनऊ से सांसद भी हैं, तो वो इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात लखनऊ वासियों के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर होगा, क्योंकि जो एयरपोर्ट की तरफ से ट्रैफिक आता है कहीं ना कहीं उस पर बड़ा रश होता है। यही एक वजह है कि एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाकर उस रश को कम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है। क्योंकि शहीद पथ से लेकर लखनऊ एयरपोर्ट तक ये फ्लाईओवर बनाया गया है, क्या कुछ इनकी खासियत है? क्या कुछ इससे लोगों को फैसिलिटीज मिलेगी और कितने मुख्य और छोटे मार्गों को ये कनेक्ट करता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ का जो एक छोर है जो कि कानपुर रोड से आता है, वो शहीद पथ के जरिए राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी और विभिन्न इलाकों को जोड़ता है। क्योंकि वहां पर आने के लिए कानपुर रोड से जो ट्रैफिक होता है वो बड़े पैमाने पर रहता है। साथ ही साथ एयरपोर्ट से जो विशिष्ट अतिथि आते हैं वो भी इसी रोड के जरिए कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में इंटर करते हैं। यही एक वजह है कि जो एयरपोर्ट का ट्रैफिक है उसको अलग करने के लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है, ताकि जो भी वीवीआईपी या कोई भी खास व्यक्ति अगर लखनऊ आता है तो उसको आम व्यक्ति का रास्ता प्रयोग ना करना पड़े। उसके लिए एलिवेटेड फ्लाईओवर है जो सीधे शहीद पथ आएगा और शहीद पथ के जरिए राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों को वो जोड़ेगा। तो सीधे तौर पर एक कोशिश की गई है कि जब एयरपोर्ट से कोई अतिथि आता है तो वो सीधे लखनऊ के उन डेस्टिनेशन पर पहुंच सके जहां पर उसको जाना है और कहीं पर भी किसी रस में वो ना फंसने पाए, उसको लेकर यह व्यवस्था इस एलिवेटेड फ्लाईओवर के जरिए की गई है। तो निश्चित तौर पर लखनऊ वासियों के लिए काफी बड़ा तोहफा है जब इस इलाके में काफी क्योंकि एयरपोर्ट को जोड़ता है ये, तो ऐसे में क्या माना जाए कि टूरिज्म को भी इससे बड़ा फायदा होगा?
बिल्कुल, चूंकि राजधानी लखनऊ में भी टूरिज्म से जुड़े हुए कई प्लेसेस हैं और बड़े पैमाने पर जो पर्यटक हैं वो भी लखनऊ आते हैं, तो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के जरिए ही वो लखनऊ के विभिन्न इलाकों में पहुंचते हैं। और वो रास्ता चूंकि भीड़ भाड़ वाला रास्ता रहता है, यही एक वजह है कि अलग से एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाकर इसको शहीद पथ के जरिए राजधानी के विभिन्न इलाकों से जोड़ने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है, ताकि कोई भी अगर बाहर से मेहमान आता है, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, जो एयरपोर्ट पर आता है उसको कहीं पर भी फंसना ना हो और वो सीधे एलिवेटेड फ्लाईओवर के जरिए शहीद पथ पर पहुंचे और शहीद पथ से लखनऊ के विभिन्न डेस्टिनेशन पर जहां उसको जाना है वहां वो पहुंच सके। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यात्रा को आसान करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस फ्लाईओवर के जरिए की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां जीआईएस समिट में आने वाले हर व्यक्ति की होगी आरटीपीसी जांच। आपको बता दें कि आज से आयोजन स्थल पर तैनाती होगी मेडिकल टीम की। G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। समिट में कई देशों में से 600 से ज्यादा मेहमान हिस्सा लेंगे। मेहमानों के स्वागत के लिए अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। हेलीपैड और एयरपोर्ट के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी ड्यूटी दी गई है। मेडिकल टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और 600 से ज्यादा मेहमान इन दोनों ही समिट्स में, दोनों ही कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो इसके मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण यह फैसला। कोरोना काल के बाद से ही सतर्कता बरती जा रही थी आरटीपीसीआर जांच के लिए। अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज से आयोजन स्थल पर मेडिकल टीम की तैनाती होगी। मेडिकल टीम जांच करेगी, आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, अब ये बड़ा फैसला लिया गया है जीआईएस समिट के मद्देनजर। जीआईएस समिट में आने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक मेहमान की आरटीपीसीआर जांच होगी। बाकायदा मेडिकल टीम भी अलर्ट की गई है। जी हाँ, निश्चित तौर से जिस तरह से कोविड महामारी आई थी, इसके बाद हमने देखा था तमाम जब प्रोटोकॉल दिए गए था उसमें प्रोटोकॉल के तहत ही काम किया जाता है कि कोविड के बाद जितने भी कोई बड़े आयोजन होते हैं जिसमें तमाम कई हजार की संख्या में जो लोग शामिल होते हैं उनमें सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट होना होता है, क्योंकि एक गैदरिंग होती है और गैदरिंग माना जाता है कि आप जब एक दूसरे संपर्क में आते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर अफेक्टेड होता है तो उससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा होता है। इसको लेते हुए भी जीआईएस स्ट्रेटेजी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जीआईएस में आने वाले सभी लोगों की, सभी चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे उससे आयोजन से जुड़े व्यक्ति हो, उन सब की एक आरटीपीसीआर टेस्ट कराई जाएगी। आपको बता दूं कि सभी जो होटल्स हैं जहाँ पे गेस्ट रुकेंगे वहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, वहाँ पे मेडिकल टीम को लगाया जाएगा। वो उनका वहाँ पे आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट करेगी। साथ ही साथ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे भी आरटीपीसीआर के लिए मेडिकल टीम लगाई जाएगी और साथ साथ आयोजन स्थल जो है वहाँ पे भी आरटीपीसीआर की एक टीम लगाई जाएगी। तो बताया जाए जिस तरीके से कोविड महामारी बाद ये प्रोटोकॉल आया था कि आपको किसी भी आयोजन के पहले अपना आरटीपीसीआर कराना होगा, और तब जब देश के प्रधानमंत्री और तमाम विदेशों के जो राजनेता हैं, वो वहाँ पे आएंगे तो उनके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य महकमे को दी है। और माना जा रहा है कि इसके लिए जो प्रोटोकॉल के तहत जितना भी आरटीपीसीआर के लिए जो टीम गठित करने की तैयारी है वो कर ली गई है। और सभी मेडिकल माफ करिए सभी होटलों पे, आयोजन स्थल पे, एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे सभी जगह मेडिकल टीम लगेगी। और आने वाले जो भी इस पे निवेशक है या इन्वेस्टर्स है या मेजबान है और उनकी सबकी आरटीपीसीआर टेस्ट कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही उस कार्यक्रम स्थल में आयोजन में जाने की अनुमति दी जाएगी। मनीष, क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही सतर्कता बरती जा रही है, कोरोना काल से बचने के लिए, सावधानी बरतने के लिए डब्ल्यूएचओ ने भी कई ऐसी जानकारियां सामने लाई है। उन्होंने कई बार नोटिस भी दिया है कि अपने अपने देशों में खासतौर पर अलर्ट मोड पर सरकारें काम करें। और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान हमारे देश में आ रहे हैं जीआईएस और G20 के मद्देनजर, तो हर जगह पर हेलीपैड, एयरपोर्ट के अलावा रेलवे स्टेशन पर भी, आयोजन स्थल पर भी मेडिकल टीम की ड्यूटी दी गई है। कितनी संख्या में मेडिकल टीम यहां पर तैनात रहेगी? क्या कुछ सुविधाएं मेहमानों के लिए? देखिए, निश्चित तौर से हेल्प डेस्क बनाई जाएगी वहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से अभी नॉर्थ अमेरिका की जो देश थे, चाहे वो ब्राजील हो चाहे मैक्सिको हो, उन सब जगह पे कहीं ना कहीं एक बार चौथी जो वेव थी उसके आने की आशंका की गई थी। वहाँ पे देखा था चाइना में लगातार कोविड का खतरा बना हुआ था। उसके लेके जो अलर्ट दिए गए थे उसके बाद ही ये तय किया गया था कि जो आयोजन कराया जा रहा है जीएसटीसी इसमें कराया जा रहा है, इसमें तमाम जो मेहमान आने वाले हैं, विदेशी नागरिक आने वाले हैं, उन सबका एक आरटीपीसीआर कराया जाएगा। आरटीपीसीआर के बाद ही उनके जब निगेटिव उनकी रिपोर्ट आएगी
जाएगी, तभी उनको आयोजन में जाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में लगातार जो टीमें हैं वो 3 शिफ्ट में टीमें लगेंगी, सुबह दोपहर शाम 3 शिफ्ट में टीमें लगेंगी, क्योंकि तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनके अलग अलग टाइमिंग से आने की, रेलवे स्टेशन पे भी जो तमाम उत्तर भारत के हैं या भारतीय हैं जो रेलवे से आ रहे हैं उनके लिए भी एक मेडिकल टीम वहाँ पे लगाई गई है। तमाम जो आयोजन के लिए जो होटल रिजर्व किए गए, जो बड़े होटल रिजर्व किए गए हैं उनमें भी रिसेप्शन पे भी एक मेडिकल टीम लगाई जाएगी। साथ ही साथ आयोजन स्थल के पहले भी आपका आरटीपीसीआर कराया जाएगा। अगर आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपके पास नहीं होती है, वहाँ पे आपका तत्काल आरटीपीसीआर किया जाएगा और वहाँ पे भी आपका रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। मास्क सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रखा गया है कि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक दूसरे के संपर्क में बहुत ज्यादा ना आए, इसलिए डिस्टेंस का भी फॉलो करने की इसमें कवायद की गई। तो जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी और इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। सभी जो वहाँ आयोजन स्थल में आने वाले मेहमान हैं, इन्वेस्टर्स हैं या राजनेता हैं, उन सबका आरटीपीसीआर हो, उसके बाद ही कार्यक्रम स्थल में आने की अनुमति दी जाएगी। जी मनीष, क्योंकि आरटीपीसीआर जांच की बात सामने आई है, आरटीपीसीआर जांच के लिए भी वहां पर मेडिकल टीम की तैनाती की जाएगी आयोजन स्थल पर। खासतौर पर मेडिकल के मद्देनजर किसी तरह का स्वास्थ्य, किसी की अगर मेहमान की तबीयत खराब होती है उसके मद्देनजर आयोजन स्थल पर खासतौर पर तैयारियां की गई है, उससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि कोविड प्रोटोकॉल के अलावा भी मेडिकल यूनिट्स जो है उनको अलर्ट पे रखा गया है। तमाम जो वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं उसके बाद जो तमाम, चाहे केजीएमसी हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, उनको अलर्ट पे रखा गया। साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अलर्ट पे रखा गया। आपको बता दूं कार्यक्रम स्थल पे भी एक मेडिकल यूनिट बनाई गई है, एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है जो टेम्परेरी हॉस्पिटल है, जिसमें सभी सुविधा दी जाएगी। अगर किसी मिस हैपनिंग होती है, अनहोनी होती है, उसके लिए किसी मेहमान की तबियत खराब होती है, आयोजक की किसी की तबियत खराब होती है, तो उसके लिए वहाँ पे उसको तत्काल ट्रीटमेंट दिया गया। साथ ही साथ अलर्ट मोड पे करीब कई टीमें हैं वहाँ पे रखी जाएंगी। आईसीयू के तक का वहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। साथ ही साथ नई एम्बुलेंस जो जिसमें क्रिटिकल यूनिट्स केयर की एम्बुलेंस होती है, उनकी भी वहाँ तैनाती की गई है। सब ठीक है, विदेशी मेहमानों के लिए कोई भी कमी ना रह जाए, इसके लिए ये कार्य किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। आज से हड़ताल पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी रहेंगे। कर्मचारी कामकाज ठप करेंगे और धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। मांगे पूरी ना होने पर कर्मचारियों में नाराजगी है। पीडब्ल्यूडी की मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। अभियंता के पदों पर पदोन्नति की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थायीकरण पदोन्नति 5% कोटे के अंतर्गत पदोन्नति की मांग की जा रही है और अब इसी मांग को लेकर लगातार अब ये पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अड़े हुए हैं। अब आलम यह है कि प्रदर्शन और धरना के मूड में नजर आ रहे हैं कर्मचारी। कामकाज ठप करके धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। वही मेरठ से अब खबर, जहां युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मचा। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इलाज जारी है। शुगर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और ऐसे में पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। शुगर फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था व्यक्ति और अब गंभीर स्थिति। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इलेक्ट्रिशियन का काम करता था शुगर फैक्ट्री में व्यक्ति। युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। अगली खबर गोरखपुर से, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण शुक्ला के 2 मंजिला मकान में आग लगी। आग लगने से 2 कमरे और रखे हुए सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। लाखों के नुकसान का अनुमान। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और ये बड़ी खबर, क्योंकि आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण शुक्ला के 2 मंजिला मकान में ये भीषण आग लगी। आग लगने से 2 कमरे और रखे हुए सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है और वजह शॉर्ट सर्किट।
फायर सर्विस को सूचना मिली कि उमापुरी कॉलोनी थाना गोरखनाथ में जो है एक रेजिडेंशियल मकान में आग लगी है। तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को पूर्णतः बुझाया गया। ये भी सूचना मिला था कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कोई मकान में फंसा हुआ नहीं था। सर, किसी प्रकार की किसी को चोट वगैरह आई हो? किसी भी तरह की मौके पर उपलब्ध नहीं, किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति की जो है चोट नहीं लगी है। अगली खबर संभल से, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हुई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कि पति पत्नी की दर्दनाक मौत हुई है। सड़क हादसे की एक और खबर संभल से। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जो है 2 लोग आए थे एक्सीडेंट के, जो कि भैजोई और चंदोसी रोड पर हुआ है। दोनों अज्ञात हैं और दोनों हमारे यहाँ मृत उपलब्ध है। अगली खबर सीतापुर से, जहां 3 वाहन के एक साथ पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। संदना क्षेत्र में टकराने के बाद ये वाहन पलटे हैं। जिला अस्पताल को अलर्ट किया गया है। फिलहाल सभी घायलों का अभी इलाज चल रहा है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में एक मौत और 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर से यह पूरा मामला, जहां संजना क्षेत्र में टकराने के बाद ये वाहन पलटे। गोंडा से अब अगली खबर, नवाबगंज के खेमीपुर में गरजा है बुलडोजर। बुलडोजर चलाकर खाली कराई गई है जमीन। खेमीपुर में एक पूरी बस्ती का सफाया किया गया। ग्राम समाज की जमीन पर गुजर बसर कर रहे थे। पुलिस और एसडीएम के सामने आगजनी की गई। अतिक्रमणों को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों का ग्राम प्रधान पर आरोप भी है। बदले के नियत से गरीबों का घर बिना नोटिस के उजाड़ा गया, ये आरोप लगाया गया है। कार्रवाई का आरोप नवाबगंज के खेमीपुर अशोकपुर का ये पूरा मामला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।